तो तैयार हो जाओ। डरना बिल्कुल भी मत, डरना मत। आई नो बहुत ही गंदा लग रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं यार। कर लिया 3,000 की खुशी में। मैं इतना पागल हो गया था कि बस मैंने कुछ तो करवा लिया है बहुत ही ख़राब। सह लेना थोड़ा सा, ठीक है ना। 3, 2, 1 ओके। सॉरी। डरना मत, मैं वही हूँ जो तुम्हें इतने अभी कुछ टाइम पहले से सुना रहा है केसेस। अभी भी मैं वही हूँ, बस थोड़े से बाल छोटे करवा लिए मैंने। क्यों करवाए मुझसे भी मत पूछना यार, मुझे भी नहीं पता है। खैर, केस को स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये केस हम लोग एक ऐसे एरिया से स्टार्ट करने वाले हैं जिसको गरीबी, होमलेसनेस, प्रोस्टिट्यूशन एंड ड्रग अब्यूज़ का घर कहा जाता है। इस एरिया का नाम है वैंकूवर डाउनटाउन ईस्ट साइड। इस एरिया में जो लोग रहते हैं वो इतने ज़्यादा गरीब हैं, इतने ज़्यादा बुरे हालातों में रहते हैं कि दूसरे एरिया के या फिर इस एरिया के बाहर के जो लोग एंड पुलिस ऑफिसर्स तक हैं, वो तक इन लोगों की ज़िंदगियों को मीनिंगलेस मानते हैं। उन लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता, इवन पुलिस ऑफिसर्स तक को फ़र्क नहीं पड़ता कि इस एरिया में लोग ज़िंदा हैं, मर रहे हैं, किस हालातों में हैं। एंड मे बी इसीलिए जब 1970s के टाइम पर इस एरिया से कुछ प्रोस्टिट्यूट्स अचानक से गायब होने लग गई थी, तो किसी को इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ा। और वैसे अगर तुम सोचो तो ये जो एरिया है वैंकूवर डाउनटाउन ईस्ट साइड का, ये काफ़ी ज़्यादा आइडियल प्लेस है एक सीरियल किलर के लिए अपने विक्टिम्स को ढूंढते वक्त। बिकॉज ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ना तो पुलिस नज़र रखती है, ना ही दूसरे लोगों को एक दूसरे की फ़िक्र है। उनकी खुद की ही इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं कि वो दूसरे का ख्याल रख ही नहीं सकते। तो तुम खुद सोचो, एक सीरियल किलर जो कि एक विक्टिम को ढूंढने के लिए निकला है, एक ऐसे बंदे को पकड़ने के लिए निकला है जिसको वो जान से मार सके, तो अगर वो किसी नॉर्मल एरिया में जाएगा तो पहले वो एक पर्टिकुलर इंसान से दोस्ती करेगा, उसका ट्रस्ट जीतेगा, एंड उसके बाद थोड़ा टाइम लगेगा उसको उसका मर्डर करने में। लेकिन अगर वो इस इलाके में जाता है, वैंकूवर डाउनटाउन ईस्ट साइड वाले एरिया में जाता है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी प्रोस्टिट्यूट्स रहती हैं। और प्रोस्टिट्यूट्स का तो काम ही ये होता है कि वो पैसे लेंगी आपसे और बिना कुछ ज़्यादा पूछे या फिर बोले आपके घर जाएंगी या किसी सुनसान इलाके में आपके साथ जाएंगी एंड आपको सेक्सुअल फेवर्स देंगी। तो एक सीरियल किलर के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि उससे ना तो ज़्यादा सवाल पूछ रहा है दूसरा इंसान, उसके साथ एक काफ़ी ज़्यादा सुनसान से इलाके में भी जा रहा है, एंड फिर सीरियल किलर अपना काम आराम से कर भी सकता है। एंड मे बी ऐसा ही कुछ हो रहा था इस पर्टिकुलर एरिया में भी। बिकॉज तुम खुद सोचो, 2-3 प्रोस्टिट्यूट्स का अचानक से गायब हो जाना, ये हम मान सकते हैं कि मे बी वो अपनी लाइफ से परेशान आ गई होंगी एंड ये जगह छोड़कर भाग गई होंगी। लेकिन जब एक ही एरिया से 60-70 प्रोस्टिट्यूट्स अचानक से गायब हो जाएं फिर कभी भी वापस ना आएँ, तो ये एक खतरे की घंटी हो सकती है। अब होता यह है कि सबसे पहले वेंडी एलन नाम की एक प्रोस्टिट्यूट जो इस एरिया में रहती थी एंड काम करती थी, वो 30 मार्च 1979 को एक आदमी के साथ जाती है उसके घर एंड फिर कभी भी वापस नहीं आती। एंड इसके ऑलमोस्ट 3-4 साल बाद 1983 में रेबेका गुनो नाम की एक और लड़की मिसिंग होती है, जिसके बाद 1984 में यूनो मार्लिन नाम की एक और लड़की गायब हो जाती है। अब अगर तुमने ध्यान दिया हो तो देखा होगा कि ये जो 3 किडनैपिंग्स स्टार्टिंग में हुई, इनके बीच का जो गैप है ना, वो धीरे धीरे कर कम हो गया था। यानी कि पहली जो किडनैपिंग हुई वो 1979 में हुई, जिसके 3 साल बाद 1983 में दूसरी किडनैपिंग हुई थी। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया इस बात पर, एंड इसीलिए जो किडनैपर था, ये सीरियल किलर था, उसने दूसरी लड़की को भी किडनैप करा थोड़ा सा टाइम लेकर। मे बी वो ये देख रहा था कि पुलिस कोई एक्शन लेती है या नहीं, या फिर उस एरिया के लोग कुछ एक्शन लेते हैं या नहीं। 1983 वाली किडनैपिंग के फ़ौरन 1 साल बाद ही 1984 में उसने फिर से किडनैप करा एक और लड़की को। एंड इसके बाद जो किडनैपिंग्स या फिर तुम कह सकते हो मर्डर्स हुए, वो एक मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे गैप्स में होते गए। यानी कि कभी मंथ्स का गैप हो गया, फिर वीक्स का गैप हो गया, फिर डेज़ का गैप हो गया। मतलब तुम खुद समझो कि जैसे ही किडनैपर को ये लगा कि इस एरिया में मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं जिसको चाहूँ उसको पकड़ सकता हूँ। एक तो वो मेरे साथ चलने को भी राज़ी हो जाती हैं, बिकॉज वो प्रोस्टिट्यूट से मैं बार बार कहना नहीं चाह रहा, बट
दैट वाज देयर प्रोफेशन। सो इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। सो तुम खुद समझो कि सीरियल किलर कर लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है ना ये, कि उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही किडनैप करने में लड़कियों को, एंड कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा उसकी इन सारी हरकतों पर। एंड ऐसा भी नहीं था कि लोग नोटिस नहीं कर रहे थे इन सारे किडनैपिंग्स को, बिकॉज एक लड़की ने जब ये केस सॉल्व हो गया था तब ये बताया था कि उसकी जो एक दोस्त थी वो इसी तरह से गायब हो गई थी उसी टाइम पर उसी एरिया से। एंड जैसे ही उसे पता चला कि उसकी दोस्त यहाँ पर देखने को नहीं मिली है, उससे बात नहीं हुई है, तो वो फ़ौरन उसी टाइम गई थी पुलिस के पास एंड उसने रिपोर्ट भी लिखवाई थी अपने फ्रेंड की मिसिंग होने की। लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन ही नहीं लिया बिकॉज ये उस वाले एरिया की बात थी। इवन जब ये सारी जो किडनैपिंग्स थी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, 10-20 किडनैपिंग्स एक ही पर्टिकुलर एरिया से हो गई, तो वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे कि एक सीरियल किलर में भी एक्टिव है हमारे एरिया में। एंड इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा डर डर कर रहने लग गए थे। जो प्रॉस्टिट्यूट थी वो ग्रुप में घूमने लग गई थी, एंड अगर उनमें से एक भी लड़की जाती थी किसी लड़के के साथ तो वो उस लड़के की कार का नंबर तक लिख के रख लेती थी अपने पास, कि अगर हमारी फ्रेंड गायब होती है तो हम फ़ौरन से पुलिस के पास इसकी कार की ये जो डिटेल्स हैं वो दे देंगे। इतना ज़्यादा दहशत फैल गई थी इस सीरियल किलर की उस पर्टिकुलर एरिया में। लेकिन जब पुलिस से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया ये मानने से कि इस एरिया में कोई सीरियल किलर एक्टिव है। इतनी सारी मिसिंग रिपोर्ट्स को देखते हुए भी, इतने सारे एविडेंसेस को देखते हुए भी, इतने सारे रिपोर्ट्स के होने के बावजूद भी पुलिस ने मना कर दिया ये मानने से कि इस एरिया में कोई सीरियल किलर है। तो आखिर क्या था राज इन सारी डिसअपीयरेंसेस का, कौन था इनके पीछे, एंड क्या सच में एक सीरियल किलर एक्टिव था इस एरिया में उस टाइम पर? 24 अक्टूबर 1949 को लियोनार्ड एंड लुइस पिक्टन के घर एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम वो रखते हैं रॉबर्ट पिक्टन। एंड जो रॉबर्ट था वो एक मिडिल चाइल्ड था, उसका एक बड़ा भाई था डेविड एंड उसकी एक छोटी बहन थी लिंडा। एंड इनकी जो फैमिली थी, अब बेसिकली जो रॉबर्ट का बचपन था वो एक फार्म हाउस में गुजरा था जो कि उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स ही ओन करते थे। इस बात से तुम ये तो समझ ही पाए होगे कि उनके पास अच्छे खासे पैसे थे। एंड ये फैमिली मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा अमीर थी, बट अच्छी खासी अमीर थी एंड ये चाहते तो एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते थे। लेकिन ये बात काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टिंग हो जाती है एंड तुम डिसएग्री करोगे कि इनके पास अच्छे खासे पैसे होंगे जब तुम इनके हाल सुनोगे। तो रॉबर्ट की जो मॉम थी अपने 30s में जब थी तो उनके दांत इतने ज़्यादा सड़ गए थे एंड टूटने लग गए थे, उनके बाल भी पूरे एकदम वो गंजी सी हो गई थी एंड काफ़ी ज़्यादा अजीब सी, एकदम वो होता है ना एक बूढ़ी दादी माँ जो होती है काफ़ी ज़्यादा डरावनी सी, उस टाइप की वो अपने 30s में लगने लग गई थी। बिकॉज कभी भी उन्होंने ना तो अपने दांतों की केयर करी, ना ही अपनी स्किन की केयर करी और ना ही कभी उन्होंने अपने बालों की केयर करी थी। रॉबर्ट के जो फादर थे लियोनार्ड, वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान थे। मतलब वो ऐसे फादर थे, पहले तो वो अपने बच्चों को ऐसे एक्नॉलेज ही नहीं करते थे कि ये मेरे बच्चे हैं। एंड जब उन्हें ध्यान आता था कि उनके 3 बच्चे हैं तो वो सिर्फ इसीलिए ध्यान करते थे अपने बच्चों को जब उन्हें अपना गुस्सा निकालना होता था उनके ऊपर। तो जैसे ही उनके हाथ में कोई भी बच्चा लगता था तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से वो मारा पीटा करते थे एंड उसके बाद फिर भूल जाया करते थे कि मेरे कोई बच्चे हैं। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि पिक्टन फैमिली या फिर रॉबर्ट का जो चाइल्डहुड था वो एक फार्म हाउस में गुजरा था। एंड ये जो फार्म हाउस था काफ़ी ज़्यादा अजीब था बेसिकली, बिकॉज जनरली क्या होता है कि जो फैमिली है वो अपना घर थोड़ा सा अलग बनाती है एंड जो जहाँ पर एनिमल्स वगैरह रहते हैं उस फार्म हाउस के, उनका एक अलग सा कंपार्टमेंट बना होता है। अब ये जो पिक्टन फैमिली थी इनका मेन एनिमल था पिग एंड थोड़े से काउज, बुफेलोज वगैरह भी थे इनके पास, लेकिन इनका मेन एनिमल था पिग। बिकॉज ये पिग का मतलब मीट वगैरह सेल करा करते थे, बाहर के देशों में अच्छा खासा लोग खाते हैं ये, तो इसीलिए इनका मेन एनिमल था पिग। ना अब तुम्हें पता ही होगा कि पिग जो है काफ़ी ज़्यादा गंदगी में रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गंदे एनिमल्स होते हैं, बट जनरली तो मैंने भी यही देखा है कि वो गंदगी में ज़्यादातर रहते हैं। अब तुम ये समझो कि इनका जो घर था ना वो इस तरह से बना हुआ था कि पिग जो है इनके घर में आते जाते रहते थे। मतलब एक घर है जिसमें कि एक पूरी फैमिली रह रही है अपने बच्चों के साथ, उसी घर में पिग्स का आना जाना लगा रहता है। पिग्स उसी घर में, जिस घर में ये फैमिली रहती है, सोती है, खाती है, उसी घर में पिग्स अपना टॉयलेट वगैरह भी कर रहे हैं एंड कोई साफ भी नहीं करता था।
इसीलिए इनके घर में बहुत ही ज़्यादा बदबू आती रहती थी हर टाइम पर, लेकिन पता नहीं क्यों इस पूरी फैमिली को उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। अब रोज़ का इन तीनों बच्चों का ये काम था कि जितने भी पिग्स इनके फार्म हाउस में हैं, इन टोटल अराउंड 200 जो कि थे, उनको खाना खिलाना। अब तुम खुद सोचो, एक ऐसा घर जहाँ पर रहने वाले लोग पिग्स के बीच में रहते हैं, जहाँ पर पिग्स अपना टॉयलेट वगैरह भी उनके घर में ही करते हैं, इतनी ज़्यादा बदबू रहती है उनके घर में, तो जाहिर सी बात है उस घर में रहने वालों के अंदर से भी वैसी ही बदबू आने लग जाएगी। एंड यही केस था इन तीनों बच्चों के साथ एंड उनके पेरेंट्स के साथ भी। एंड फॉर सम रीज़न ये लोग नहाते भी नहीं थे कि चलो कुछ टाइम के लिए, एंड मैंने तुम्हें बता ही दिया घर तो ये साफ़ करते ही नहीं थे, टॉयलेट वगैरह उस घर में पड़ा रहता था, वो भी साफ़ नहीं करते थे, ना ही खुद को साफ़ करते थे नहा धोकर। एंड इसीलिए जब ये लोग घर से बाहर जाते थे, स्पेशली जो बच्चे थे जब स्कूल वगैरह जाते थे, तो उनको बुली भी इसी बात पर करा जाता था बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा स्मेली थे। एंड जो रॉबर्ट था ना, वो तो मतलब नहाने से नफरत सी करता था बिकॉज उसे पानी से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था, और इसीलिए वो अपने 30s एंड 40s में जाकर पहली बार नहाया था। कैन यू इमेजिन, मतलब वो बचपन से कभी नहाया ही नहीं। एंड तुम्हें यकीन नहीं होगा बट रॉबर्ट के जो फादर थे लियोनार्ड, अब क्योंकि उनके अंदर से भी वैसी बदबू आती थी, तो जब भी वो घर से बाहर निकलते थे तो उनके दोस्त और दूसरे लोग उनको पिगी कहकर बुलाते थे। एंड फॉर सम रीज़न रॉबर्ट के फादर को ये बात अच्छी भी लगती थी। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी दिन घर से बाहर निकले एंड उनका कोई दोस्त उनसे बोलता है कि लियोनार्ड तुम एकदम पिगी जैसे लग रहे हो, तो वो कहते थे हाँ थैंक यू फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो। अब इन तीनों भाई बहनों में तुम ऐसा कहो कि जो थोड़ी सी नॉर्मल थी वो थी इनकी छोटी बहन लिंडा। जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो उसे समझ आ गया था कि नहा धोकर रहना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए, जिससे कि बदबू नहीं आती है तुम्हारे अंदर से। एंड वो ये सारी चीज़ें करने लग गई थी, खुद को ग्रूम करने लग गई थी बेसिकली। एंड फॉर सम रीज़न जो नए कपड़े वगैरह होते थे या फिर अच्छी चीज़ें जो होती थी वो सिर्फ़ और सिर्फ घर में लिंडा के लिए ही लाई जाती थी। मतलब एक तरह से मे बी वो स्पेशल चाइल्ड थी या फेवरेट चाइल्ड थी अपने घर की, तो सब चीज़ें अच्छी वाली चीज़ें उसके लिए ही लाई जाती थी। बट दूसरी तरफ रॉबर्ट एंड उसका भाई डेविड जो थे, उनको तो अलाउड ही नहीं था किसी बाहर के इंसान से बात करना या फिर दूसरे बच्चों के साथ सोशलाइज करना। वो गंदे रहते थे, उनको कोई नहलाता धुलाता नहीं था, उनके अंदर से स्मेल आती थी, तो वो एक दूसरे के साथ ही ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते थे एंड उन पिग्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे जो कि उनके फार्म हाउस में ऑलरेडी थे वहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली ये भी थी कि जो रॉबर्ट था ना, उसको एक काफ़ी ज़्यादा अलग तरह का ऑब्सेशन था अपनी माँ के साथ। मतलब अपनी माँ को तो हर कोई प्यार करता ही है, लेकिन रॉबर्ट को एक अलग ही तरह का ऑब्सेशन था अपनी मॉम के साथ। एंड उसके फादर के साथ कैसा रिलेशन था उसका वो तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा पीटा करते थे एंड सिर्फ इसी टाइम के लिए वो याद आता था उन्हें। अब ऐसे ही एक बार क्या हुआ, रॉबर्ट गया एक लाइव स्टॉक ऑक्शन में। एंड लाइव स्टॉक ऑक्शन बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कुछ एनिमल्स को पकड़ कर लाया जाता है एंड उनकी बिडिंग करी जाती है। तो हाईएस्ट बिडिंग जो करता है वो एनिमल उसको सोल्ड कर दिया जाता है। नाउ यहाँ पर रॉबर्ट इसलिए गया था बिकॉज वो काफ़ी लंबे टाइम से पैसे जमा कर रहा था एंड उसने अराउंड $35 जमा कर लिए थे एंड आज उसे अपने इन पैसों से एक एनिमल ख़रीदना था। तो बिडिंग स्टार्ट होती है एंड एट द एंड ऑफ इट रॉबर्ट एक काऊ के बच्चे को ख़रीद लेता है। अब ये जो काऊ का बच्चा था, रॉबर्ट इसे अपने घर लेकर आता है, उसके साथ खेलना शुरू कर देता है एंड बेसिकली ये जो काऊ का बच्चा था, हमारे लिए जैसे बिल्ली एंड कुत्ते होते हैं वैसे ही ये काऊ का बच्चा था रॉबर्ट के लिए। उसका पेट, उसका साथी एंड उसका एक दोस्त बन चुका था ये काऊ का बच्चा। अब एक दिन क्या हुआ, जब रॉबर्ट अपने स्कूल से घर आया तो उसने देखा कि उसका जो काऊ का बच्चा था वो उसे कहीं भी नहीं दिख रहा था। उसने हर जगह ढूंढा बट उसे वो कहीं भी नहीं मिला। तो वो अपने फादर के पास गया एंड उनसे पूछा कि क्या आपने मेरा जो काऊ का बच्चा था उसे कहीं देखा है। जिस पर रॉबर्ट के फादर ने ये बोला कि क्या तुमने बार्न में चेक करा, वहाँ पर जाकर चेक करो, क्या पता वो वहाँ पर हो। अब रॉबर्ट ने ये बात सुनी एंड क्योंकि उसने बार्न में चेक नहीं करा था तो वो बार्न की तरफ गया एंड जैसे ही उसने बार्न का दरवाज़ा खोला, उसके सामने उसका वही दोस्त, उसका वही पेट काऊ का बच्चा एक रस्सी से लटका हुआ था। उसकी गर्दन कटी हुई थी एंड खून टपक टपक कर एक बाल्टी में गिर रहा था।
रॉबर्ट ये देख ही रहा था एंड उसको यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने आंखों के सामने क्या देख रहा है। एंड अभी तक वो इस चीज़ को रजिस्टर भी नहीं कर पाया था कि उसे अपने पीछे से हंसने की आवाज़ सुनाई दी। रॉबर्ट ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि उसके पीछे उसके फादर खड़े थे जो कि हंस रहे थे। एंड उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि वो उसके साथ एक प्रैंक करना चाह रहे थे एंड इसीलिए उन्होंने रॉबर्ट के पेट को मार दिया। इसके बाद जब रॉबर्ट अराउंड 14 ईयर्स का हुआ तो उसकी फैमिली ने डिसाइड करा कि वो एक काफ़ी और भी ज़्यादा बड़े फार्म हाउस में शिफ्ट होंगे। एंड वो एक और फार्म हाउस में शिफ्ट हुए जहाँ पर 700 पिग्स उन्होंने ख़रीदे, 100 चिकन्स उन्होंने ख़रीदे एंड कुछ काउज एंड बुफेलोज वगैरह भी उन्होंने उस फार्म हाउस में रखे थे। इतना बड़ा ये फार्म हाउस था एंड इसका भी सिस्टम वही था कि जो एनिमल्स थे वो इनके घर में आ जा सकते थे एंड यही सब। लेकिन इस टाइम पर एक काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट थिंग जो हुई वो ये थी कि इनकी जो सबसे छोटी बेटी थी लिंडा, वो अपना घर छोड़कर भाग गई थी बिकॉज़ उसको अपनी फैमिली कुछ ठीक नहीं लगती थी एंड इसीलिए जैसे ही उसे मौका मिला वो अपनी फैमिली को छोड़कर भाग गई। अब रॉबर्ट जब 15 साल का हुआ तो उसको स्कूल से निकाल दिया गया था बिकॉज़ वो स्कूल में कुछ एडल्ट मैगज़ीन लेकर गया था। एंड ये जो न्यूज़ थी इससे सबसे ज़्यादा जो खुश थी वो थी रॉबर्ट की माँ, बिकॉज़ रॉबर्ट घर पर ही रहने वाला था तो उसकी माँ को और भी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा अपने बच्चे के साथ, अपने फेवरेट बच्चे के साथ गुजारने के लिए। एंड इसीलिए रॉबर्ट की माँ तो काफ़ी ज़्यादा खुश थी इस डिसीजन से एंड उन्होंने कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करा इसके अगेंस्ट में कि ऐसे कैसे ही निकाल दिया एंड ऑल। दूसरी तरफ जो रॉबर्ट का भाई था डेविड, वो अब स्कूल में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लग गया था बिकॉज़ अब उसको भी समझ आ गया था कि अच्छे से रहना चाहिए, नहाना धोना चाहिए एंड उसकी सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लग गया था एंड उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने लग गई थी। लेकिन वो एक नंबर का वाहियात और बेकार और घटिया इंसान था। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज़ 1967 की एक रात में जब डेविड अपनी कार में बैठकर अपने घर आ रहा था तो उसकी कार से रात के टाइम पर एक छोटे बच्चे को टक्कर लग गई एंड वो टक्कर इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वो बच्चा वहीं पर गिर गया एंड उसको सीरियस इंजरीज हुई थी। लेकिन डेविड ने एक और बार उस बच्चे के ऊपर से गाड़ी चढ़ाई एंड अपने घर आ गया। घर आकर उसने अपने पेरेंट्स को, लुइस एंड लियोनार्ड जो इनके पेरेंट्स थे, उनको बताया इस सब के बारे में। तो इनके जो फादर थे वो गए एंड ट्रक को साफ़ करने लग गए ताकि अगर खून के कोई निशान लगे हों तो वो मिट जाएं। दूसरी तरफ जो माँ थी इनकी, वो दोबारा से उसी जगह पर गई जहाँ पर वो बच्चा पड़ा हुआ था, इंजरीज़ में घिरा हुआ था एंड जब वो वहाँ पर गई तब भी वो बच्चा वहीं पर था, किसी ने भी उसको नहीं देखा था। तो इन्होंने पुलिस को बुलाने के जगह, डॉक्टर्स को बुलाने के बजाय उस बच्चे को पानी में धकेल दिया ताकि उसकी डेड बॉडी किसी को मिले ही ना। मतलब तुम समझ रहे हो, बच्चे ने जो क्राइम करा वो तो अलग ही, उसके पेरेंट्स ये क्राइम छुपाने की भी कोशिश कर रहे थे। ऐसी तो फैमिली थी रॉबर्ट की। एंड बाद में जब इस बच्चे की डेड बॉडी मिली थी ना, जिसको कि पानी में फेंक दिया था इन्होंने, उसकी जब डेड बॉडी मिली तो ये पता चला कि इस बच्चे की डेथ जो हुई थी वो कार से टक्कर होने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि वो जो पानी में उसे डुबाया गया था ना, उसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। तो इनडायरेक्टली जो रॉबर्ट की एंड डेविड की माँ थी वो एक्चुअल मर्डरर थी उस बच्चे के। एंड हमें ये बात इसलिए पता है बिकॉज जो रॉबर्ट एंड डेविड की माँ थी उन्होंने इसी इंसिडेंट के बारे में कि किस तरह से उन्होंने एक मर्डर को छुपाया, उस सब के बारे में अपनी दोस्त को काफ़ी ज़्यादा प्राउडली बताया था कि मैंने ऐसा ऐसा करा था। तो एक बार उन्होंने अपनी एक दोस्त को ये बात बताई। अब एक तरफ तो तुम कह सकते हो ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ की चली रही थी, बट इनका जो बिज़नेस था ना, ये मीट वाला, पिग्स वाला, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था एंड काफ़ी ज़्यादा पैसे ये लोग इस बिज़नेस से कमा रहे थे। लेकिन फॉर सम रीज़न अभी भी जैसे ये सड़क पे निकलते थे और इन्हें कोई डस्टबिन दिखता था ना इनकी पूरी फैमिली को, तो उस डस्टबिन के पास जाते थे, उसके अंदर हाथ डालकर देखते थे कि कुछ खाने पीने की चीज़ है या नहीं। और अगर इन्हें उस डस्टबिन के अंदर कोई खाने पीने की चीज़ मिलती थी तो इस तरह से उसे खाते थे कि जैसे इनको खाने के लिए कुछ मिलता ही ना हो। एंड ये तुम सोचो, ये वो लोग हैं जिनके पास अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं, इनके पास इतना बड़ा फार्म हाउस है खुद का, वो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे थे एंड इसका कोई रीज़न भी नहीं है हमारे पास, पता नहीं क्यों कर रहे थे। तो 1978 में जो रॉबर्ट के पेरेंट्स थे, लियोनार्ड एंड लुइस,
उनकी डेथ हो जाती है। बेसिकली उसके फादर की डेथ हुई थी कैंसर से, एंड उसके फादर की डेथ के कुछ टाइम बाद ही रॉबर्ट की मदर की भी डेथ हो जाती है। एंड इनकी जो पूरी प्रॉपर्टी थी ये 1 मिलियन वाली, तो इसके हिस्से करे गए एंड ऑलमोस्ट $90,000 तीनों भाई बहनों में बांटे गए इक्वली। लेकिन जो रॉबर्ट था, बिकॉज उसकी माँ का वो फेवरेट था, इसीलिए उसको 20,000 एक्स्ट्रा दिए गए थे। मतलब डेविड एंड लिंडा जो उसके भाई बहन थे उनको 90,000 मिले थे, एंड जो रॉबर्ट था उसको 90,000 तो मिले ही, लेकिन उसको 20,000 और मिले थे डॉलर्स। अब जब इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी तो रॉबर्ट एंड डेविड ने डिसाइड करा कि वो एक जंक यार्ड का बिज़नेस भी खोलेंगे। मतलब वो पुरानी कार्स वगैरह ख़रीद कर लाएंगे एंड उनके पार्ट्स वगैरह को बेचेंगे। तो ये जो जंक यार्ड वाला बिज़नेस था इसको मतलब लीड कर रहा था, या फिर इसका जो हेड था वो था डेविड। एंड जो दूसरी तरफ बुचरिंग का बिज़नेस था, यानी कि मीट बेचने का जो बिज़नेस था, उसको लीड कर रहा था रॉबर्ट। नाउ रॉबर्ट क्या करता था, वो वही लाइव स्टॉक ऑक्शंस में जाता था, वहाँ से एनिमल्स खरीदता था, उनको घर लाता था एंड उनको या तो गला काट कर या फिर नील गन से उन पर अटैक कर कर उनकी जान लेता था। सबसे पहले जब वो मर जाते थे तो उनके मुंह पर बहुत ही ज़ोर ज़ोर से मुक्के मारता था, जिसके बाद वो उनका गला काट कर उनको रस्सी से उल्टा लटका देता था एंड इंतज़ार करता था उनका सारा खून निकलने का। तो एक एक ड्रॉप गिर गिर के खून निकल जाता था। उसके बाद वो उस एनिमल को उतारता था, जो उल्टा लटकाया था उसने, उसको उतारता था एंड फिर काटता था। एंड ये प्रोसेस मैंने तुम्हें इसीलिए बताया बिकॉज यही सेम प्रोसेस रॉबर्ट पिक्टन अपने विक्टिम्स पर भी आगे चलकर यूज़ करने वाला था, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि रॉबर्ट पूरी तरह से ईमानदार भी नहीं था, बिकॉज ये जो लाइव स्टॉक ऑक्शंस वगैरह होती थी ना, उनमें क्या होता था, कई बार बीमार एनिमल्स भी आते थे, एंड क्योंकि वो बीमार होते थे तो उनकी जो बिडिंग होती थी वो काफ़ी ज़्यादा कम लगती थी। तो रॉबर्ट क्या करता था, इन बीमार जानवर्स को, बीमार पिग्स, बीमार काउज वगैरह को ख़रीद कर ले आता था एंड उनको काट कर बेच देता था हायर रेट्स में। एंड ये काफ़ी ज़्यादा बेकार बात है, बिकॉज अगर एक एनिमल बीमार है तो उसका मीट खाकर इंसानों को भी काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन रॉबर्ट बिकॉज एक काफ़ी अच्छा बिजनेसमैन था, मे बी इसीलिए वो कम रेट्स में इन्हें ख़रीद कर लाता था एंड हायर रेट्स में बेच देता था बिना अपने कस्टमर्स की परवाह करे। अब ये जो अभी मैंने पीछे तुम्हें पूरी प्रोसेस बताई थी कि किस तरह से रॉबर्ट इन एनिमल्स को बुचर करता था, तो इस प्रोसेस में जो पार्ट्स एनिमल के खाने वाले होते थे या फिर जो उसके पार्ट्स होते थे जो लोग ख़रीदते थे, जैसे कि मीट एंड लेग पीस वगैरह, तो वो तो रॉबर्ट बेच देता था। लेकिन जैसे कुछ बोन्स हो गई, स्कल हो गया एनिमल्स का, तो उनको क्या करता था रॉबर्ट, एक रेंडरिंग प्लांट में लेकर जाता था। एंड रेंडरिंग प्लांट बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर ये जो एनिमल्स की बोन्स या फिर एनिमल्स की बॉडी के जो हार्ड पार्ट होते हैं ना, जो कि इंसान खा नहीं सकता, उसको लेकर जाया जाता है। एंड उनके पास एक मशीन होती है जिसमें कि आप जब ये हार्ड पार्ट्स डालते हो तो उनका एक चूरा, एक पेस्ट सा बन जाता है। एंड ये जो चूरा और पेस्ट होता है ना, इसको यूज़ करा जाता है कॉस्मेटिक्स वगैरह बनाने के लिए। एंड अब तुम समझ ही गए होगे कि ये बात कहाँ जा रही है, तो मैं तुम्हें अभी ही बता देता हूँ कि अब 1978 में उसकी मदर की डेथ हुई थी एंड उसके बाद ही उसने अपना ये बुचरिंग का बिजनेस का हेड बन गया था वो। एंड 1979 में उसने अपना पहला विक्टिम पकड़ा था। ओके, सो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि क्या करता था वो, उसी तरह से जो मैंने अभी तुम्हें प्रोसेस बताई, जिस तरह से वो एनिमल्स को मारता था उसी तरह से वो ह्यूमंस को भी मारता था। एंड उसके बाद उनके बॉडी को पीसेस में काटने के बाद जो ह्यूमन बॉडी के ऐसे पीसेस होते थे जो कि खाए जा सकते हैं, वो पीसेस को अपने पिग्स को खिला देता था। बेसिकली जो मीट होता था ह्यूमन का वो अपने पिग्स को खिला देता था। एंड जो उनके स्कल होते थे या फिर जो हार्ड पार्ट्स होते थे ना ह्यूमन बॉडी के, उनको तोड़कर रेंडरिंग प्लांट में ले जाता था एंड एनिमल के पार्ट्स के साथ उन इंसानों के पार्ट्स को भी उसी रेंडरिंग प्लांट में डालकर उनका पेस्ट निकलवा देते। कुछ पार्ट्स ऐसे होते थे ह्यूमन बॉडी के, जैसे कि स्कल एंड हाथ पैर की हड्डियाँ वगैरह, जो कि अगर कोई भी इंसान देखेगा तो वो पहचान जाएगा कि ये किसी इंसान के बॉडी पार्ट्स हैं। तो इसीलिए रॉबर्ट उनको रेंडरिंग प्लांट पर नहीं लेकर जाता था, बल्कि वो स्कल एंड हाथों वगैरह को कुछ टाइम तक अपने पास रखता था एंड उसके बाद अपने फार्म हाउस की ज़मीन में दफना देता था।
अब जहाँ पर रॉबर्ट का फार्म हाउस था ना, उससे 10 ब्लॉक की दूरी पर ही वैंकूवर डाउनटाउन ईस्ट साइड वाला ये एरिया था, जिस एरिया पर जैसा कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया किसी का भी ध्यान नहीं था। होमलेस पीपल यहाँ पर रहते थे, जो प्रोस्टिट्यूट्स थी उनका तो ये घर सा ही था जहाँ से लोग इन्हें उठाकर लेकर जाया करते थे अपने घर पर सर्विसेज के लिए। एंड 1979 में रॉबर्ट ने मर्डर्स करना स्टार्ट कर दिया था। एंड पहले उसने 1979 में विंडी एलन को मारा, उसके बाद एंड सेम प्रोसेस जो मैंने तुम्हें अभी बताई ना पीछे, उसी सेम प्रोसेस से उसने अपने हर मर्डर को अंजाम दिया था। अब एक तरफ तो रॉबर्ट ये सारे मर्डर्स वगैरह कर रहा था, दूसरी तरफ वो अपने भाई बहनों के सामने ऐसा आदमी था जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सा है, किसी से बात नहीं कर पाता है, किसी से कुछ बोल नहीं पाता है। एंड इसीलिए कोई उस पर ऐसे शक भी नहीं कर सकता था ना कि ये मर्डरर है बहुत ही बड़ा, ऑब्वियसली नहीं। तो इसीलिए उसकी दो साइड थी, एक साइड थी जहाँ पर वो एक बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल सीरियल किलर मर्डरर था, दूसरी तरफ वो एक नॉर्मल सा इंसान था। एंड उसके भाई वगैरह को भी कुछ नहीं पता था उसके इस बिज़नेस के बारे में। अब कुछ टाइम बाद ये सब तो चल ही रहा था रॉबर्ट की लाइफ में, वो मर्डर्स कर रहा था एंड अपना मीट का बिज़नेस भी चला रहा था। लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बचपन की जो दोस्त थी लीसा, और उसका जो भाई है, उन दोनों का एक बच्चा होने वाला है। एंड रॉबर्ट क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा दोस्त था लीसा का, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश था इस बात से कि उसके भाई एंड उसकी बेस्ट फ्रेंड का बच्चा होने वाला है। तो अब ये जो लीसा थी ना, ये इनके साथ ही रहने लग गई थी उसी फार्म हाउस पर, बिकॉज ऑब्वियसली वो दोनों अब एक तरह से हस्बैंड वाइफ हो गए थे, डेविड एंड लीसा। तो वो दोनों भी फार्म हाउस पर ही रहने लग गए थे रॉबर्ट के साथ। और ये वही टाइम था जब रॉबर्ट अपना ज़िंदगी में पहली बार शावर लेता है। एंड वो नहाया था लीसा के कहने पर ही। लीसा ने उसे समझाया, एंड बिकॉज रॉबर्ट लीसा को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, उसको काफ़ी ज़्यादा मानता था, इसीलिए रॉबर्ट ने लीसा के कहने पर अपनी ज़िंदगी में पहली बार शावर लिया। अब बिकॉज़ ये जो मीट का बिज़नेस था इनका, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था, यहाँ के जो लोकल में लोग रहते थे वो इस मीट वाली जगह को जानने लग गए थे, रॉबर्ट का ये जो बुचरिंग प्लेस था उसको पहचानने लग गए थे। एंड ऑलमोस्ट सारे ही इनके लोकल में जो लोग वगैरह रहते थे वो रॉबर्ट से ही अपना मीट वगैरह परचेस करा करते थे। तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा मुनाफा हो रहा था इनका। तो इन दोनों भाइयों ने सोचा कि इस जगह को एक इस्टेब्लिशमेंट बनाते हैं। तो इन दोनों भाइयों ने एक रेस्टोरेंट टाइप जगह खोली जिसका नाम इन्होंने रखा पिगी पैलेस। अब ये जो जगह थी ना, ये काफ़ी ज़्यादा तुम कह सकते हो प्रोफेशनल जगह इन्होंने बनाई थी, बिकॉज एक तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी एंड यहाँ पर डीजे था, गाना था, डांसर्स थे एंड इवन सिक्योरिटी भी थी। मतलब ये तुम एक तरह समझो एक काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट वाली प्लेस इन्होंने बनाई थी और भी ज़्यादा अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए। एंड आयरनी वाली बात यह है कि ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर सीरियल किलर तो रह ही रहा था, रॉबर्ट यहीं पर लोगों को मार रहा था। ये जो जगह इन्होंने बनाई थी उसके पीछे ही रॉबर्ट अपने फार्म हाउस में लोगों के साथ एनिमल्स को भी मर्डर कर रहा था। दूसरी तरफ ये जो एस्टैब्लिशमेंट थी इसमें रात के टाइम पर पुलिस भी आया करती थी। एंड जो रॉबर्ट था ना, वो काफ़ी ज़्यादा इस मामले में ध्यान रखता था कि वो किसी भी तरह से पकड़ा ना जाए। एंड तुम ये बात समझो, ऑलमोस्ट 20-30 मर्डर रॉबर्ट इस टाइम तक कर चुका था, लेकिन अभी तक एक भी पर्सन की बॉडी नहीं मिली थी पुलिस को। 1995 में ही पहली बार ऐसा हुआ कि रॉबर्ट की जो एक विक्टिम थी उसकी डेड बॉडी पुलिस को रॉबर्ट के फार्म हाउस से काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ी हुई मिली। एंड ये जो डेड बॉडी थी ना, मतलब इसको पहचान पाना, आइडेंटिफाई कर पाना कि ये कौन है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, बिकॉज उसका जो आधा स्कल था वो कटा हुआ था। मतलब जैसे सिर तो कटा हुआ था ही, लेकिन स्कल भी आधा टूटा हुआ था पूरा, किसी ने ऐसे हथौड़ा मार कर तोड़ा हो उसे। एंड जब थोड़ा सा इसके ऊपर इंस्पेक्शन करी गई तो ये पता चला कि एक एक्स का यूज़ करा गया होगा इसके स्कल को आधा काटने के लिए। उस पर भी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करी गई तो फिर ये पता चला कि इसको मारने वाला इंसान मोस्ट प्रोबेबली एक बुचर होगा। एंड इस पूरे एरिया में, ये जो इनका पूरा एरिया था, वहाँ पर सिर्फ एक ही बुचर था, वो था रॉबर्ट। एंड आई डोंट नो क्या हुआ, बट पुलिस गई भी थी रॉबर्ट के घर पर एंड उस पर मे बी चार्ज वगैरह भी लगाए थे, बट उसका आगे कुछ हुआ नहीं। मे बी मुझे जहाँ तक लगता है पैसे खिलाकर रॉबर्ट ने बात को इधर से उधर कर दिया होगा, बिकॉज पैसा इनके पास बहुत था भाई, पैसा अंधाधुन पैसा था इनके पास। ओके,
अब 1997 का टाइम आ चुका था एंड ऑलमोस्ट 30 लड़कियां मिसिंग हो गई थी, या फिर तुम कह सकते हो मार दी गई थी। एंड अभी भी कुछ नहीं पता था कि वो किसने मारा, कहाँ गई, कुछ भी नहीं। एंड कोई भी रेडी नहीं था 1997 के साल के लिए, बिकॉज इसी साल रॉबर्ट ने सबसे ज़्यादा लोगों का मर्डर करा एक ही साल के अंदर। अभी तक वो क्या करता था, 2-3 मर्डर कर दिए एक साल में, काफ़ी ज़्यादा गैप ले लेकर वो मर्डर करता था। लेकिन 1997 के साल में उसने 14 लड़कियों को किडनैप करा, उनका मर्डर करा। 14 लड़कियां एक ही साल में। एंड इसके बावजूद भी, इतने सारे मिसिंग रिपोर्ट्स के बावजूद भी, पुलिस ने 1998 में ये बयान दिया कि वैंकूवर डाउनटाउन ईस्ट साइड में जो ये कहा जा रहा था कि सीरियल किलर एक्टिव है, हमने इन्वेस्टिगेशन करी एंड वहाँ पर कोई भी सीरियल किलर नहीं है। अब तुम लोग ये बात तो जानते ही होंगे, जिस जगह पर पुलिस ध्यान नहीं देती है इतना, उस जगह पर मीडिया का ध्यान सबसे पहले जाता है। एंड उस वक्त की जो मीडिया थी ना, उसका ध्यान गया कि वैंकूवर के इस एरिया से काफ़ी सारी लड़कियां अचानक से गायब हो गई हैं एंड किसी को पता ही नहीं है कि वो कहाँ जा रही हैं, वो वापस क्यों नहीं आ रही हैं। एंड इसीलिए इस मीडिया हाउस ने क्या करा, इसने $10,000 का एक इनाम रखा एंड बोला कि अगर किसी को भी पता है कि इस एरिया में क्या हो रहा है तो हमें आकर बताओ एंड हम तुम्हें ये $10,000 देंगे। लेकिन उस टाइम उनके पास कोई भी नहीं आया ये सारी बातें बताने के लिए। एंड इसका रीज़न तुम एक तो यही कह सकते हो कि किसी को पता ही नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। एंड एक दूसरा रीज़न इसका और था। बेसिकली रॉबर्ट के 2 दोस्त थे जिनको रॉबर्ट की सारी करतूतों के बारे में पहले से पता था। रॉबर्ट का एक दोस्त था एंडी नाम का एंड एक रात एंडी एंड रॉबर्ट ड्रिंक कर रहे थे एंड रॉबर्ट इतना ज़्यादा ड्रंक हो गया था कि उसे होश नहीं था कि वो एंडी से क्या बातें कर रहा है। एंड उस टाइम ये बात तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल थी, एक प्रोस्टिट्यूट को पैसे देकर अपने घर ले जाना एंड उससे सेक्सुअल फेवर्स मांगना, ये बात तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन थी। एंड एंडी को इस बात से कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, लेकिन उसको प्रॉब्लम तब आई जब रॉबर्ट ने एंडी को ये बताया कि वो सेक्सुअल फेवर्स लेने के बाद उन प्रोस्टिट्यूट्स के साथ क्या करता है। रॉबर्ट ने एक एक कर कर नशे की हालत में एंडी को सारी बातें बताना शुरू करा कि कैसे वो उन प्रोस्टिट्यूट्स को जान से मारता है, उसके बाद किस तरह से वो उनका गला काट कर उनको उल्टा छत से लटका देता है एंड किस तरह से वो उनका चूरा बना देता है, उनकी बोन्स का, एंड उनको गायब कर देता है। ये सारी बातें सुनकर एंडी पूरी तरह से डर गया था एंड वो अगले ही दिन ये टाउन छोड़कर चला गया। अगले दिन जब रॉबर्ट को होश आया एंड उसको समझ आया कि उसने कितनी ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है, तो वो फ़ौरन से एंडी को ट्रैक करता है, उस दूसरे टाउन में जाता है एंड एंडी को इतना बुरी तरह से मारता, पीटता और डराता है कि एंडी ने अपना मुंह ही नहीं खोला कभी भी। एंड एंडी ने ये सारी बातें पुलिस को तब बताई जब रॉबर्ट ऑलरेडी पकड़ा जा चुका था। ऐसे ही रॉबर्ट की एक और फ्रेंड थी, एक फीमेल फ्रेंड थी, जो कि एक रात रॉबर्ट के साथ वैंकूवर डाउनटाउन ईस्ट साइड के एरिया में ही घूम रही थी एंड उसी के सामने रॉबर्ट ने एक प्रोस्टिट्यूट को अपने साथ लिया एंड अपनी गाड़ी में बैठकर अपने फार्म हाउस की तरफ जाने लगा। अब रॉबर्ट, एक प्रोस्टिट्यूट एंड रॉबर्ट की फीमेल फ्रेंड उनके फार्म हाउस में पहुंचते हैं एंड रॉबर्ट उस प्रोस्टिट्यूट को लेकर एक पर्सनल रूम में चला जाता है अपने। एंड रॉबर्ट की जो फीमेल फ्रेंड थी वो हॉल में बैठी हुई थी। रॉबर्ट का बेसिकली वो वेट कर रही थी बाहर आने का, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है, रॉबर्ट बाहर आता ही नहीं है एंड कमरे से आवाज़ें आनी भी बंद हो गई थी। तो उसको काफ़ी ज़्यादा अजीब सी लगी ये बात। कुछ देर वो और रुकी, लेकिन जब उससे इंतज़ार नहीं हुआ तो वो रॉबर्ट के कमरे की तरफ गई एंड उसने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। एंड रॉबर्ट की फ्रेंड जैसी दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसी तो उसने देखा कि रॉबर्ट और वो प्रोस्टिट्यूट दोनों ही कमरे में नहीं हैं। उसको काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी ये बात एंड फिर उसने देखा कि रॉबर्ट के कमरे में एक और दरवाज़ा लगा हुआ है एंड जैसे ही वो फीमेल फ्रेंड उस दरवाजे से अंदर गई तो उसने देखा कि एक बार्न हाउस में छत से लटकी हुई डेड बॉडीज़ पड़ी हैं जिनका सर कटा हुआ है। एक साइड पर छत से लटके हुए हाथ पैर रखे हुए हैं इंसानों के एंड सब जगह पर खून ही खून है। इन सब के बीच में रॉबर्ट उसी प्रोस्टिट्यूट के हाथ पैर काट रहा था।
जैसे ही उस फीमेल फ्रेंड ने रॉबर्ट को ये करते हुए देखा तो वो पूरी तरह से दहल गई एंड वहाँ से भागने की कोशिश करी, लेकिन रॉबर्ट ने तब तक उसे देख लिया था। एंड रॉबर्ट ने उसको मारा पीटा कुछ भी नहीं, बस उससे वहाँ पर खड़ा करा एंड उसके सामने उस प्रोस्टिट्यूट को काटना पीटना शुरू कर दिया। एंड वो जब तक उसे काटता पीटता रहा जब तक उसके टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए, एंड वो ये सारी चीज़ें अपनी फीमेल फ्रेंड को दिखा रहा था। एंड आई एम श्योर तुम समझ ही गए होगे कि रॉबर्ट ऐसा क्यों कर रहा था। बेसिकली वो अपनी फ्रेंड को डरा रहा था कि अगर तुमने अपना मुंह खोला दुनिया के सामने तो मैं तुम्हारा भी यही हाल करूँगा। तो अब सवाल आता है कि एट द एंड रॉबर्ट पकड़ा कैसे गया। तो हुआ ये कि बेसिकली रॉबर्ट का एक दूसरा फ्रेंड था जॉश, एंड जॉश ने क्या करा ना, उसने पुलिस बुलाई बिकॉज उसका और उसकी वाइफ का झगड़ा हो गया था काफ़ी ज़्यादा बड़ा। पुलिस आई एंड पुलिस ने ना अपने एक नए ऑफिसर को भेजा, एंड जब वो ऑफिसर आया तो वो ड्रग डिवीज़न में काम करता था। उसने पूछा जॉश से कि क्या हो गया, क्यों तुमने पुलिस बुलाई है। जॉश ने बताया कि उसकी वाइफ ड्रग्स करती है एंड ये बात जॉश को अच्छी नहीं लगती। अब पुलिस वाला क्योंकि ड्रग डिवीज़न में था तो उसने जॉश से पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वाइफ का ड्रग डीलर कौन है। जॉश को ये बात पता नहीं थी तो उसने बोला नहीं मुझे ये नहीं पता है। तो इस पर पुलिस ऑफिसर ने उसे अपना नंबर दिया एंड उससे बोला कि अगर तुम्हें कुछ भी इस सब के बारे में पता चले तो तुम मुझे फ़ोन कर देना। कुछ टाइम बाद जॉश के पास जॉब नहीं थी, उसे पैसों की कमी पड़ रही थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं उसी ऑफिसर को कोई टिप देकर पैसे कमा लूँ। एंड जॉश ने क्या टिप दी, तो उसने पुलिस ऑफिसर को ये बताया कि उसका एक दोस्त है जिसके पास इल्लीगल फायर आर्म्स हैं। एंड वो दोस्त कौन था, तो वो दोस्त था रॉबर्ट पिक्टन। तो पुलिस जाती है छापा मारने रॉबर्ट के घर पर, इसलिए नहीं बिकॉज वो एक सीरियल किलर है, बल्कि इसलिए बिकॉज उसके पास एक बिना लाइसेंस वाली गन रखी हुई है। जैसे ही पुलिस रॉबर्ट के घर पर छापा मारती है तो उन्हें वहाँ पर काफ़ी सारी अनयूजुअल चीज़ें मिलती हैं। पहली चीज़ उन्हें जो मिली वो वही गन थी बिना लाइसेंस वाली, एंड दूसरी चीज़ जो उन्हें मिली वो था एक बॉक्स जिसमें कि काफ़ी सारे चाकू रखे हुए थे अलग अलग तरह के। के बाद पुलिस को उस बॉक्स के बराबर में एक पेपर मिला जिस पर कि एक लड़की का नाम लिखा हुआ था जो कि था हीथर बॉटमली, एंड ये सेम वही लड़की थी जो कि 2001 में मिसिंग हो गई थी। उसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं चला कि वो कहाँ गई एंड कहाँ है। पुलिस को एक इन्हेलर भी मिला रॉबर्ट के घर पर जिस पर कि सीरीना नाम लिखा हुआ था, एंड ये सेम मैच कर रहा था एक और सीरीना नाम की लड़की से जो कि वही 2001-2002 के टाइम पर मिसिंग हो गई थी, एंड उसके बाद से उसका कुछ अता पता ही नहीं था। पुलिस ने रॉबर्ट को थोड़े टाइम के लिए जेल में तो डाल ही दिया था बिकॉज उसके पास एक अनलाइसेंस्ड गन पड़ी हुई थी, एंड इसीलिए अभी उसे कुछ ही टाइम की 1-2 महीने की जेल हुई थी। लेकिन पुलिस उसके घर पर इन्वेस्टिगेशन अभी भी कर रही थी बिकॉज ये जो पेपर और इन्हेलर मिला था जिस पर कि मिसिंग लोगों के नाम लिखे हुए थे उसने पुलिस को और थोड़ा सा इंटरेस्ट करा उसके घर की पूरी तलाशी लेने में। एंड जब पुलिस ने ये करा एंड वो रॉबर्ट के स्लॉटर हाउस में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि काफ़ी सारे पिग्स की कटी हुई बॉडीज छत से लटकी हुई थी एंड उनका खून ज़मीन पर टपक रहा था उस स्लॉटर हाउस में। चीज़ काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल तो थी ही कि इस तरह से कौन पिग्स को मारता है, लेकिन फिर भी पुलिस ने सोचा कि मे बी इसका अपना तरीका होगा। लेकिन वहाँ पर उस स्लॉटर हाउस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ जो पुलिस को मिली वो थे लड़कियों के कपड़े, काफ़ी सारे कपड़े, एंड कपड़ों के साथ साथ पुलिस को लड़कियों की ज्वेलरीज भी मिली। पुलिस के पास अभी भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं था कि उसने मर्डर्स करे हैं, लेकिन पुलिस ने और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करी उसके घर पर, एंड 10 दिन की लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को फाइनली अपना वो एक मौका मिला रॉबर्ट को फिर से अंदर करने के लिए, जेल में डालने के लिए। ये कि पुलिस को रॉबर्ट के घर के एक तकिए पर एंड 1-2 और चीज़ों पर कुछ खून लगा हुआ मिला, एंड जब पुलिस ने उस खून का डीएनए चेक लिया तो वो मैच करा एक लड़की से जो कि मिसिंग थी। लड़की थी मोना विल्सन, एंड मोना विल्सन जो थी रॉबर्ट की लास्ट विक्टिम भी थी। तो पुलिस को जैसे ही ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली उन्होंने फिर से रॉबर्ट को कस्टडी में ले लिया था।
स्टडी में लेने के बाद रॉबर्ट से काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई थी कि वो इन सारी चीज़ों को कन्फेस करे एंड बताए अगर उसने और भी मर्डर्स वगैरह करे हैं तो। लेकिन रॉबर्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, वो इस बात पर अड़ा हुआ था कि उसने कोई भी मर्डर नहीं करा है। एंड जब उससे ये बोला गया कि तुम्हारे दोस्त वगैरह ये सारी बातें कह रहे हैं तुम्हारे बारे में कि तुम इस तरह से लोगों को मारते थे एंड ऑल, तो रॉबर्ट ने बार बार बस यही कहा कि वो मजाक कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं, वो बस ऐसे ही बात कर रहे हैं। रॉबर्ट ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो एक सीरियल किलर है, क्योंकि रॉबर्ट इंटेरोगेशन में तो कुछ नहीं बोल रहा था। इसीलिए पुलिस ने उसका जो सेल था वहाँ पर भी एक कैमरा लगाया एंड वेट करा कि क्या पता रॉबर्ट खुद से ही कुछ ना कुछ बोल दे। एंड फॉर्चुनेटली रॉबर्ट ने ऐसा करा भी। हुआ ये कि एक पुलिस ऑफिसर ने उससे बोला था कुछ कि तुमने मर्डर्स को छुपाने में काफ़ी ज़्यादा गलती कर दी या फिर तुमने कुछ अच्छी तरह से वो काम नहीं करा। एंड ये बात जैसी रॉबर्ट ने सुनी तो उसको भी अंदर से पता नहीं क्या लगा, मे बी उसे भी यही लगा कि उसने अच्छे से ये काम नहीं करा। एंड वो बार बार ये बोलने लगा, वो बार बार यही कह रहा था कि मैंने खुद ही अपनी कब्र खोद दी थी। एंड यही क्लिप काफ़ी थी रॉबर्ट को और भी ज़्यादा इस केस में फंसाने के लिए। पुलिस ने जब रॉबर्ट से थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रिक्टली इंटेरोगेशन करी, इन सारी बातों को, इन सारे एविडेंस को रॉबर्ट के सामने रखकर, तो फाइनली रॉबर्ट ने कन्फेस कर लिया 48 मर्डर्स को। कन्फेस करने के बाद भी रॉबर्ट कुछ बिग ओज की बात कर रहा था, बिग 5 ओज की। एंड वो ये कह रहा था कि मैं 50 तक अपना नंबर पहुंचाना चाहता था बट मैं ये नहीं कर सका। अब एक तरफ जहां पर रॉबर्ट ये कन्फेशन अपना कर रहा था, दूसरी तरफ पुलिस अब पूरी तरह से जो इसका फार्म हाउस था, जो पूरा घर था, स्लॉटर हाउस था, एक एक कोना छान मार रही थी एंड एविडेंस ढूंढ रही थी कि एटलीस्ट एक डेड बॉडी या फिर कुछ तो प्रूफ मिले ताकि रॉबर्ट को कड़ी से कड़ी सज़ा कोर्ट में दी जा सके। हुआ ये कि पुलिस ने देखा रॉबर्ट के घर के एक कोने में काफ़ी सारी बकेट्स रखी हुई थी। एंड जैसे ही पुलिस ने उन बकेट्स के ऊपर से कंटेनर हटाकर देखा तो पुलिस के सामने ऐसी भयानक चीज़ थी कि कई सारे ऑफिसर्स डर गए पूरी तरह से। उन्होंने देखा कि सबसे पहली बकेट के अंदर एक कटा हुआ सर रखा था जिसके बराबर में 2 हाथ रखे थे एंड उसकी दूसरी साइड में 2 पैर रखे हुए थे। जब पुलिस ने दूसरा कंटेनर हटाया तो उसमें भी यही सेम 3 चीज़ें उन्हें मिली, लेकिन ये किसी दूसरी लड़की की थी। एंड ऐसे ही काफ़ी सारे कंटेनर्स पुलिस को मिले। एंड सबसे ज़्यादा भयानक बात तुम कह सकते हो जो पुलिस को मिली वो ये थी कि एक कमरा था, स्टोरेज रूम जो होता है बेसिकली, वहाँ पर काफ़ी सारा मीट रखा हुआ था। एंड क्योंकि रॉबर्ट एक बुचर भी था तो इट मेड सेंस कि लाइक उसके घर पर मीट रखा हुआ है। लेकिन जब उस मीट को अच्छे से टेस्ट करा गया, उसको चेक करा गया, तो पता चला कि उस मीट में पिग्स का तो मीट है ही, लेकिन इंसानों का ह्यूमन मीट भी मिक्स था उसमें। यानी कि रॉबर्ट अपने कस्टमर्स को पिग मीट के साथ मिक्स कर कर ह्यूमन मीट बेच रहा था। एंड उन कस्टमर्स को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो आखिर खा क्या रहे हैं। अब 22 फ़रवरी 2002 को फाइनली रॉबर्ट का ट्रायल स्टार्ट हुआ एंड उसको एट द एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई थी। एंड ऑन 31 May 2024 रॉबर्ट पिक्टन डाइड एट द एज ऑफ 74।